Namaste everyone. So today's video is actually in Hindi. So if you do not speak or understand Hindi, well, sorry. I've got lots of other videos in English, so you can watch those. And if you are someone that speaks Hindi, hope you stick around. दोस्तों, आज की वीडियो होपफुली आप सबको बहुत काम आएगी। ये वीडियो कैबिन क्रू इंडस्ट्री के बारे में। अगर आपको ना पता हो, मैं कैबिन क्रू हूँ एक इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइन में। कौन सी एयरलाइन मैं ये नहीं बताऊंगी, तो प्लीज़ पूछेगा मत। मुझे काफ़ी सवाल आते हैं कि आप लोगों को कैबिन क्रू बनने का शौक है, या मेरी वीडियोस देख के कैबिन क्रू बनने का शौक आया, या कुछ भी। आप अपने पेरेंट्स से जाके बात कर रहे हैं और वो इस बारे में कुछ और राय रखते हैं जो ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। एक तरफ आप मेरी वीडियोस देखते हैं, आपको लगता है ये अच्छा है, वैसा नहीं है जैसे मेरे पेरेंट्स समझते हैं या दूसरे लोग समझते हैं या मैं समझती थी, वैसी इंडस्ट्री नहीं है। बहुत मेहनत है, पढ़ाई है, जो भी हो। आप यही बात अपने पेरेंट्स को बताना की कोशिश करते हैं या फिर अपने बड़ों को बताने की कोशिश करते हैं, और ये वैसे नहीं जाता जैसे आपको लगा था जाएगा, विच इज़ वो सपोर्ट नहीं करते या समथिंग लाइक दैट। तो आज की वीडियो मेरी इसी सेंस में आपको थोड़ी सी हेल्प करने के लिए, क्योंकि आप में से किसी एक ने मुझे कहा कि अगर इस बारे में वीडियो बनेगी, वो भी हिंदी में, तो पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। वो डायरेक्ट एक कैबिन क्रू से समझ सकते हैं। तो अगर आप अपने बड़े पेरेंट्स, जिसको भी आपको कन्विंस करना है, उनको सामने लाए हैं, तो सबसे पहले नमस्कार। तो कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, फ्लाइट अटेंडेंट एक ही चीज है। भारत में लोगों को एयर होस्टेस ज्यादा पता है, हालांकि अब हम इसे कैबिन क्रू बोलते हैं, एयर होस्टेस नहीं बोलते। खैर, क्या बोलते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम करते क्या हैं। कैबिन क्रू ओरिजिनली जो पहली कैबिन क्रू या एयर होस्टेस थी, वो एक्चुअल में नर्सेस थी। तो जब हमने ये डिसाइड कर लिया था कि उड़ाना कैसे है और उसके सेफ्टी मेजर्स हमने देख लिए थे, उसके बाद ये देखना था कि जो एक्चुअल में उड़ रहे हैं, अगर उनको इतनी ऊपर कुछ हुआ तो कौन ध्यान रखेगा। तो इसलिए सबसे पहली एयर होस्टेस जो थी वो एक्चुअल में नर्सेस थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब इमरजेंसीज और ये सब चीज़ें बेटर होने लगी, इंसान को पता चला क्या क्या हो सकता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, फिर उसके बाद सोचा गया कि चलो जो उड़ रहे हैं उनके कंफर्ट का और उनको थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस देने का ट्राई किया जाए। तो धीरे धीरे कुछ खाने का आया, लंबी लंबी फ्लाइटें थी, तो था क्या करें, थोड़ा सा हम ही खाने का रख लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते उसमें और डेवलपमेंट्स आए, लोगों ने अपने आइडियाज़ ऐड किए, और ऐसे करते 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 जो सर्विस का पार्ट है वो आना शुरू हुआ। तो अगर आप हिस्ट्री देखें एयर होस्टेसेस की, तो एयर होस्टेसेस की हिस्ट्री ही स्टार्ट हुई नर्सेस से। तो हमारा जो पहला काम होता है ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट में, वो है लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान रखना, जिसकी वजह से हमारी ट्रेनिंग में हमें फर्स्ट एड और इमरजेंसी प्रोसीजर्स पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट एड में दिल की बीमारियों को ठीक करने से लेकर नाक से खून आने तक हमें ठीक कैसे करना है ये सिखाया जाता है। इमरजेंसी प्रोसीजर में सारे पैसेंजर्स को 90 सेकेंड के अंदर जहाज से कैसे बाहर निकालना है, मेरी एयरलाइन में एटलीस्ट ये रूल है, ये सिखाया जाता है। एयरक्राफ्ट में बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, ऑक्सीजन बॉटल और भी बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे चेक करना है कि वो सही है कि नहीं, और जब ख़त्म हो जाए तो क्या करना है, आग लग जाए जहाज़ में तो उसको कैसे बुझाना है, ये हमें सिखाया जाता है। पानी में अगर जहाज़ को उतरना पड़े तो कैसे लोगों को बचाना है, पानी की वजह से किसी को सांस नहीं आ रही, या ये सब बहुत सारी चीज़ें, ये सब हमें सिखाई जाती हैं। तो देखा जाए तो हमारा पहला काम ये है, जो है लोगों की सेफ्टी और उनकी हेल्थ का ख्याल रखना। दूसरा काम हमारा सर्विस है, जो पैसेंजर्स को बेटर एक्सपीरियंस और कंफर्ट देने से आया था। तो उसमें हम लोगों को खाना सर्व करते हैं, और उनको आपने देखा होगा कंबल देते हैं, टेम्परेचर बुरा लग रहा है तो हम टेम्परेचर सही करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, पानी की बॉटल्स देते हैं। भारत में लोगों को अब ये लोगों की भी गलती नहीं है, हमें दूसरों के जॉब्स और दूसरों की इंडस्ट्री के बारे में उस तरीके से नहीं बताया जाता। भारत में कैबिन क्रू के बारे में लोग जब फ्लाइट पे जाते हैं, उनको दिखता है कि वो खाना सर्व करती है, तो लोगों को लगता है वो सिर्फ खाना सर्व करती है। भारत के बाहर आप जाएंगे या भारत के किसी बाहर वाले इंसान से आप बात करेंगे इस बारे में, आपको पता चलेगा कि बाकी दूसरे देश के लोगों को पता होता है कि हमारा पहला काम सेफ्टी सिक्योरिटी है, खाना सर्व करना नहीं। वो लोग इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कितनी मेहनत है इस जॉब में। होपफुली मैं अपनी वीडियो से ये चीज़ लोगों को बता पाऊँ। तो आपकी बेटा या बेटी कैबिन क्रू बनना चाहती है,
कई सवाल होते हैं लोगों को, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया क्या क्या सवाल होते हैं, और आप लोगों के सवाल लाजमी हैं। गलतफहमी अगर आपको हो कि हम सिर्फ खाना सर्व करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हाँ, ऑफ कोर्स रोज़ाना लोग किसी को हार्ट अटैक या रोज़ाना किसी के नाक से खून नहीं आएगा, और मैं भगवान से दुआ करूंगी कि ऐसा ना हो। तो रोज़ाना आप हमें खाना सर्व करते हुए देखते हैं तो आपको लगता है हम खाना ही सर्व करते हैं, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कैबिन क्रू बनने का क्राइटेरिया है कि आप स्कूल खत्म होने के बाद, जो है 10वीं और 12वीं पास करने के बाद, आप कैबिन क्रू बन सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं है। एयरलाइन आपको खुद ट्रेनिंग देती है फर्स्ट एड और ये सब के बारे में, क्योंकि हर एयरलाइन के अपने अलग अलग थोड़े अलग अलग प्रोसीजर होते हैं हर चीज़ के बारे में। हर कंपनी का अपना अलग जहाज़ होता है, तो वो जहाज़ को चलाने का, उसकी चीज़ें जो होती है वो सब अलग होती हैं, तो इसलिए हर एयरलाइन की अलग ट्रेनिंग होती है। अब क्योंकि इसमें कोई ग्रेजुएशन है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है, लोग इस जॉब को थोड़ा ऐसे ही समझ लेते हैं। मेकअप इस जॉब का पार्ट है, पर सिर्फ मेकअप ये जॉब नहीं है। अच्छा दिखना, प्रेजेंटेबल दिखना हमारी जॉब का पार्ट है, क्योंकि हमें दिन के किसी भी वक्त उड़ना होता है। अब सुबह 2 बजे उठ के अगर कोई बिना मेकअप के आएगा, आप खुद देखिए वो कैसा लगेगा। तो इसलिए हमें मेकअप रखना होता है ताकि हम हर वक्त फ्रेश लगे, क्योंकि आपके लिए वो पहली फ्लाइट हो सकती है, तो आप किसी थकेले इंसान को देखेंगे आपको कैसा लगेगा। इसके पीछे का यही रीज़न है। पर इस मामले में आप लोग बिल्कुल सही हैं कि कई आप में से कई अपने बच्चों को कहते हैं कि पहले ग्रेजुएशन करो, पहले पढ़ाई करो, फिर ये करना, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्कूल से आप एक फ्लो में है पढ़ाई के, फिर अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे आप बेटर कर पाएंगे। बाद में जाके जब टच छूट जाता है तब करना मुश्किल होता है, तो ये चीज़ आपकी लाजमी है। इसमें आप और आपके बच्चे आपस में बात कर सकते हैं कि उनको अभी ग्रेजुएशन करनी है या फिर उनको कॉरेस्पॉन्डेंस से करना है, क्या करना है। भारत में कॉरेस्पॉन्डेंस की भी वैल्यू बहुत कम है। लोग समझते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस सिर्फ करने के लिए करते हैं, पैसे दे के होता है, उसमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। मैं पिछले 3 साल से मैंने अपनी बैचलर्स कॉरेस्पॉन्डेंस से की है, अभी मैं अपनी मास्टर्स कर रही हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि आज तक मैंने जो पढ़ा है अपने बैचलर्स वगैरह में, ऑफकोर्स मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, वो किसी को भी याद नहीं है। आपको अपने स्कूल का याद नहीं होगा जो आपने वर्ड टू वर्ड पढ़ा है, पर मैंने उसमें जो पढ़ा है मैंने वो सीखा है। मैंने असाइनमेंट्स खुद किए हैं, मैंने एग्जाम खुद जाके दिए हैं। मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री मैंने खुद कमाई है पढ़ के। अब ये आपके बच्चे पे डिपेंड करता है वो कैसे करने वाले हैं। आपको कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं पसंद, वो आपका डिसीजन है, मैं आप पे थोपूंगी नहीं अपना डिसीजन। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये पॉसिबल है, कॉरेस्पॉन्डेंस और जॉब साथ में कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है इसमें, आपकी तरफ से बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि नौकरी मुश्किल हो जाती है कई बार, साथ में पढ़ाई भी करनी हो, बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो आपका सपोर्ट बहुत चाहिए होगा आपके बच्चे को, अगर वो ये करने का डिसाइड करते हैं। तो मेरी मम्मी का मुझे बहुत सपोर्ट था, जिसकी वजह से मैं ये कर पाई। वो मुझे ऐसा माहौल देती थी कि घर आके मैं कभी भी सो सकती हूँ। मैं अगर फ्लाइट से कभी भी वापस आ रही हूँ, घर में शांति होती थी, पर्दे डले होते थे ताकि मैं अच्छे से सो पाऊँ, रूम में अंधेरा है, मैं आराम कर पाऊँ ताकि मैं और मेहनत से पढ़ पाऊँ। मैं अगर अपने असाइनमेंट्स कर रही हूँ थक के हार की नौकरी से आके, मुझे मम्मी खाने को देती थी, अच्छे से सब कुछ करती थी ताकि मेरा माइंड रिफ्रेश रहे। तो सपोर्ट की ऑफकोर्स ज़रूरत रहेगी आपके बच्चे को हमेशा। बहुत से पेरेंट्स को ये भी रहता है कि इसमें सुंदर लड़कियां सिलेक्ट की जाती हैं, जो बहुत लंबी लड़कियां उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और ये सब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, भारत में बहुत पहले होता होगा, पर अब मैं आपको बता सकती हूँ अब ऐसा नहीं होता। अब आपके बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स, वो कैसे बात कर रहे हैं, कितना क्लैरिटी से वो बोल सकते हैं, वो कैसे इंग्लिश में बात करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर वो अच्छा है तो वो सिलेक्ट हो सकता है। इसमें काले गोरे छोटे या कुछ भी ऐसी अजीबोगरीब चीज़ का नहीं है। लड़के लड़कियां दोनों सिलेक्ट किए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं लड़कों को ज़्यादा पे मिलती है लड़कियों को कम, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये बुरी इंडस्ट्री है, यहाँ पे जाके आप बिगड़ जाओगे। मुझे 4 साल हो चुके हैं, मुझे ऐसी कोई बुरी आदत नहीं लगी। आप मेरी मम्मी से पूछ सकते हैं, आप मेरी वीडियोस देखते हैं ऑनलाइन, मैं आपको अपनी ज़िंदगी दिखाती हूँ, आप खुद देख सकते हैं कि अगर मुझे कोई बुरी आदत लगी है कि नहीं। हाँ, बुरी आदत लगने के मौके ज़्यादा हैं क्योंकि आप अकेले जाके रह रहे हैं, पर आई एम श्योर आपने संस्कार इतने अच्छे दिए आपके बच्चों को कि वो ऐसा नहीं करेंगे। वो करेंगे भी तो आपको अपने बच्चे पे इतना विश्वास तो होना चाहिए कि वो ऐसे नहीं बिगड़ जाएंगे, है कि नहीं। अलग अलग टाइम पे बाहर रहते हैं, रात भर बाहर रहते हैं, तो पर रात भर रह के वो पार्टी नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं। कोई अगर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जॉब पे रहेगा, वो भी उतने गलत काम कर सकता है जो कोई रात को 2 बजे की फ्लाइट में जाके कर सकता है। एयरपोर्ट से ज़्यादा सेफ जगह कहीं हो नहीं सकती। हम दूसरे शहरों में जाके जब रुकते हैं, हम कंपनी के होटल में जाके रुकते हैं, हमारे पास प्रॉपर क्राइटेरिया होता है कि हमें इस तरीके के कपड़े पहनने हैं, ज़्यादा छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं, इस तरीके से व्यवहार करना है क्योंकि हम अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सब कुछ कंट्रोल में है। होटल से आने जाने की कैब मिल रही है, घर से आने जाने की कैब मिल रही है, एयरपोर्ट पे रहने जो इतना सेफ है। अब तो सेफ्टी का उतना वो नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरे शहर में जाके आपके बच्चे क्या कर रहे हैं लेओवर पे जाके,
वो आपके और आपके बच्चे के बीच की ट्यूनिंग की बात है। अब आपको लगता है वो बिगड़ जाएंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, ये आप दोनों के बीच की ट्यूनिंग है, ये आप ज़्यादा जानते हैं। मैं एयरपोर्ट पहुंचती हूँ, मम्मी को कॉल करती हूँ, लेओवर की जगह पे पहुंच के मम्मी को कॉल करती हूँ, होटल पहुंच के कॉल करती हूँ, होटल से निकलने से पहले कॉल करती हूँ, तो मेरी मम्मी को एकदम शांति रहती है। तो अगर आपको अपने बच्चों का, जो नॉर्मल सी बात है कि आपको चिंता रहती है, आप उनको बोलिए वो आपको वीडियो कॉल करें, वो आपको कॉल करें जब भी वो जा रहे हैं, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। स्टार्टिंग में जैसे हम एक दिन में 4 फ्लाइट करते हैं, मैं हर फ्लाइट के बाद मम्मी को कॉल करती थी कि अब यहाँ पहुँच गई, अब यहाँ पहुँच गई, अब यहाँ पहुँच गई, बट धीरे धीरे उनको कॉन्फिडेंस आने लगा और फिर मैंने कॉल नहीं किया, क्योंकि सही बताऊँ तो हमारे पास टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी फ्लाइट पे। तो हाँ, स्टार्टिंग ऐसे हुई थी। तो आपको अगर इस बारे में कॉन्फिडेंस देखना है तो आप कर सकते हैं। बाकी अपने बच्चे पे आपको अपना विश्वास है, आपको पता है आपका बच्चा कैसा है। एक बहुत ही अजीब चीज़ मैंने सुनी कि इस नौकरी में अगर आपको फ्लाइट्स पे जाना है तो आपको लोगों को एक्स्ट्रा फेवर्स देने पड़ेंगे। यहाँ लोग बिगड़ जाते हैं, कैबिन क्रू कैप्टन्स के साथ जाते हैं। अगर आप इस बात को कैबिन क्रू की इंडस्ट्री से जोड़ेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी इग्नोरेंस होगी, क्योंकि आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि ये चीज़ किसी भी इंडस्ट्री में है। बल्कि कैबिन क्रू से ज़्यादा सेफ इंडस्ट्री मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि आप कंपनी में बता सकते हैं आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या कुछ हो रहा है तो, और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मेरी कंपनी में लिया जाता है एटलीस्ट, और मेरी कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट है इस बारे में। कोई अगर बदतमीजी से भी बात करे तो आप बता सकते हैं और उनको एक्चुअल वो दी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत सेफ इंडस्ट्री है। हाँ, किसी को अगर ये सब करना है तो वो कहीं भी कर सकते हैं ये चीज़, और ये चीज़ हर जगह चलती है, और ये उनकी अपनी प्रायोरिटी है, उनकी अपनी पर्सनल डिसीजन है। इसका ये मतलब नहीं कि वो हमें भी ले लेंगे और वो हमें भी बोलेंगे चलो चलो तुम भी चलो। सबका अपना दिमाग है, सब बड़े हैं। आप नौकरी में हो तो आपको नौकरी वाला दिमाग है आपका, आप अपने आप पैरों पे खड़े हो सकते हो। जब आप इतने पैसे कमा सकते हो तो आप ये सब डिसीजंस भी ले सकते हो। तो अगेन, ये आपको आपके बच्चे का ज़्यादा पता है, आपके और आपके बच्चे के बीच का डिसीजन है। कोई किसी को बहला फुसला नहीं सकता। आजकल के बच्चे वैसे ही बहुत स्मार्ट हैं, सबका अपना डिसीजन होता है, जिसको करना है वो करें, जिसको नहीं करना नहीं करें। मैं नहीं करती, 4 साल होने को आ रहे हैं। पैसे, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें कितने पैसे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स को ये डाउट लगता है। मैं एग्जैक्ट अमाउंट ऑब्वियसली नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप किसी से भी उनकी सैलरी पूछेंगे वो नहीं बताएंगे। पर मैं आपको इतना बता दूंगी कि जितने पैसे आप ट्रेनिंग में देने वाले हैं बहुत जल्द वो आपको वापस मिल जाएंगे। तो अगर आप में से किसी को भी लगता है कि कैबिन क्रू इंडस्ट्री अच्छी इंडस्ट्री नहीं है तो प्लीज़ अपना माइंड बदल लीजिए। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत पढ़ना होता है, नींद से जूझना पड़ता है। कोई कैसी भी नौकरी कर रहा है 9 से 5, इस जॉब में नींद और इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। आप में से कई लोगों को ये लगता है कि वो कभी भी जॉब से निकाल देंगे, सैलरी लेट देंगे। कई एयरलाइंस मैंने सुना है डोमेस्टिक इंडियन लेट देती हैं सैलरी, पर वो तब होता है कि जब वो लॉस में जा रही है, घाटे में जा रही है, जैसे किंगफिशर एयरलाइन के साथ हुआ। हाँ, एविएशन ऐसी इंडस्ट्री है जो परमानेंट नहीं है, और क्योंकि इसमें सोने का इतना ऐसा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप ज़िंदगी भर ये जॉब नहीं कर पाए शायद, मुझे नहीं पता। लोग 40 की उम्र तक, लोग 12-13 साल तक ये जॉब करते हैं। एयर इंडिया में आप देख लीजिए, बाकी भारत से बाहर की एयरलाइंस में लोग बूढ़े होने तक ये जॉब करते हैं। जब तक आप मेडिकली फिट हैं आप ये जॉब कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि वो आपको निकाल देंगे कि अब आप बूढ़े लग रहे हो, अब आप अच्छे नहीं दिख रहे, आप नहीं कर सकते जॉब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप मेडिकली फिट हो तब तक आप ये जॉब कर सकते हो, और आप मेडिकल फिट नहीं भी हो तो आप सिक लीव ले सकते हो। आपको बोलेंगे आप ठीक हो जाओ तब आना वापस। पर हाँ, ऑफकोर्स की कोई ऐसी चीज़ है जो ठीक ही नहीं हो सकती, फिर ऑफकोर्स उनको निकालना पड़ेगा। वो निकाल आपको सिर्फ इसी बिना पे सकते हैं कि अगर आपने कुछ मेजर गलती की है या कुछ ऐसा, जो भी कंपनी के रूल्स होते हैं, पर वो इसलिए नहीं निकाल सकते कि बस उन्हें निकालना है। ऑफकोर्स अनलेस वो लॉस में जा रहे हैं, तो अब उस मामले में तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता। इस मामले में कोई भी प्राइवेट कंपनी जा सकती है लॉस में, और वो जो रूल्स प्राइवेट कंपनी के होते हैं वही होते हैं। लोगों को लगता है इस जॉब में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री की तरह इस जॉब में भी उस तरीके की पेंशन तो नहीं मिलेगी आपको ऑफकोर्स, हाँ, लेकिन इसमें अच्छी सैलरी मिलती है। तो हम उन पैसों को किसी ऐसी जगह लगा सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट हो और उससे आपको बाद में रिटर्न मिले। ये आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है। तो जॉब सिक्योरिटी आप अपने आप बनाते हैं प्राइवेट सेक्टर में। पर हाँ, ये चीज़ है कि इसमें जॉब सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट के तरीके में आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है इसमें। अगर आप देखना चाहें कि ये ट्रेनिंग्स कैसी हो सकती हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कैबिन क्रू ट्रेनिंग्स, और आपको साफ पता चल जाएगा एक्चुअल में करते क्या है। ये बिल्कुल कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को मना मत कीजिए। इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ना ही आपके बच्चों को, पर आपको दुनिया घूमने का मौका मिलेगा, आपको भी नई नई चीज़ें देखने को मिलेगा, 5 स्टार होटल्स में घूमने का मौका मिलेगा। तो इसमें फ़ायदा ना ही इसमें फ़ायदा सिर्फ आपके बच्चों का नहीं, आपका भी है। वो क्यों बनना चाहते हैं, कब बनना चाहते हैं, मे बी आप दोनों साथ में बात करें, आपस में बात करके किसी एक डिसीजन पे आ सकते हैं जो दोनों के लिए सही हो। वो पहले पढ़ लें फिर जॉब करें, या कुछ भी ऐसा। तो हाँ, आपको बस इतना बोलना चाहूँगी कि कोई बुरी इंडस्ट्री नहीं है,
सारी इंडस्ट्रीज एक जैसी होती है, ये आप पे डिपेंड करता है आप उसकी बुरी साइड जाते हो या अच्छी साइड जाते हो। तो आई होप इससे आपको थोड़ी मदद मिली, आपकी आंखें खुली, आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ। अगर हुआ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में, जिसका नाम है कैबिन क्रू 101। आपको हिंदी में वीडियोस देखने का शौक है, मैंने और वीडियोस बनाई हैं जो मैं यहाँ लगा दूंगी, तो आप इस पर क्लिक करके मेरी हिंदी में वीडियोस देख सकते हैं। और हाँ, मैं आपको अपनी अगली वीडियो में मिलूंगी। बाय।